गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो अंतिम चैप्टर है, 7वां चैप्टर वैश्वीकरण। इस चैप्टर की अपने चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। ओके, देखो 6 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर उन 6 चैप्टर में आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने सबसे पहले वैश्वीकरण। देखो बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 4 या 6 नंबर का यह चैप्टर अपने हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन इससे बड़ा पूछा जाता है और 1 या 2 क्वेश्चन इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया वैश्वीकरण होता क्या है, किसे कहेंगे वैश्वीकरण। देखो, इसको वैश्वीकरण बोल दो या अंग्रेजी में इसे अपने कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, या अपने इसी का एक अन्य नाम है भूमंडलीकरण। मतलब वैश्वीकरण बोल दो या भूमंडलीकरण बोल दो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन अपने 1 नंबर का आता है वो यही आता है कि वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का भैया बुनियादी अर्थ जो होता है वो क्या होता है? प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाना या आना, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, वही क्या हो गया अपने प्रवाह। जैसे मान लो मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, इधर से उधर आ रहा हूँ, या जैसे नदी होती है, नदी का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? अपने प्रवाह कहलाता है। अब प्रवाह जो होता है भैया वो 4 तरीके से होता है। 4 प्रकार का अपने प्रवाह होता है। पहला प्रवाह होता है व्यक्तियों का, मतलब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दूसरा प्रवाह होता है भैया विचारों का, कि यहाँ के विचार जो है वो दूसरे देश के लोग फॉलो कर रहे हैं, दूसरे देश के विचार जो है अपने फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रवाह होता है भैया वस्तु का। वस्तु का मतलब सामग्री, यहाँ से सामग्री किसी अन्य स्थान में भेज जा रही है, दूसरे देश की सामग्री को तीसरे देश में भेज जा रही है। जैसे मान लो भारत से कोई सामग्री अमेरिका भेज जा रही है, अमेरिका की कोई सामग्री भारत आ रही है। ठीक है। और चौथा होता है भैया पूंजी का। पूंजी का मतलब पैसे, रुपए। यहाँ का माल, यहाँ की पूंजी किसी दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश की पूंजी यहाँ मंगाना। तो इस प्रकार से प्रवाह जो है वो 4 प्रकार का होता है। और इन चारों प्रकार के प्रवाहों से क्या होता है? अपने विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव की भावना जो है वो पैदा होती है, और वही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। तो अपने क्या कहेंगे कि वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है प्रवाह है। प्रवाह कई तरीके से होता है, जैसे व्यक्ति का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, वस्तु का प्रवाह है। और इन प्रवाहों से क्या होता है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव बढ़ता है, जिसके कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया संभव होती है। दूसरे शब्दों में भैया वैश्वीकरण की एक ऑलराउंडर परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को, जैसे मान लो एक देश है भैया अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की, जैसे दूसरा देश हो गया भैया भारत, इनके साथ में, मतलब इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का क्या कर देना? मिला देना। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना। अगर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ जाएगी, मिल जाएगी, तो क्या होगा? उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो दूसरी परिभाषा अपने कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना क्या कहलाएगा भैया? अपने वैश्वीकरण। 1 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट, वैश्वीकरण के प्रमुख कारक या कारण। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्यों हुई, इसके प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारक क्या है। तो देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया होने के प्रमुख कारण भी है, यहाँ पर 4 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये सारे चैप्टर जो है, आज वाली गर्मी ज्यादा है, ये सारे जो चैप्टर है भैया अपनी पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरी पढ़ाई हुई है। मैं वापस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर हम नए वाले वीडियो देखें या पुराने वाले वीडियो देखें। देखो, जो आपको बेस्ट लगे, अगर ये आपको अच्छे लगे तो ये देख लो, अगर 2 साल पहले मैंने जो पढ़ाए हैं वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो देख लो। ठीक है। वीडियो सेम से है, बस 19-20 का अपने फर्क हो सकता है। कुछ बातें पुराने वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल से बताई गई, यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बस नए सिरे से बनाने का कारण ये है कि थोड़ा बहुत सिलेबस अपने क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है, थोड़ा सिलेबस में अपने बदलाव आया है, इसलिए मैं आपको ये सब पुनः नए सिरे से पढ़ा रहा हूँ। और आज ये अंतिम चैप्टर है इस बुक का,
फर्स्ट क्लास ये होगी, एक क्लास इसकी और होगी, फिर ये चैप्टर भी आपकी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं भैया वेस्ट विकरण के प्रमुख कारकों में पहला जो कारक है, पहला जो कारक है वो है भैया प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ भैया थोड़ा बाहर शोर हो रहा था, इसकी वजह से गेट क्लोज किया है। तो पहला पॉइंट है भैया अपने प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है संचार के साधन। देखो जब वेस्ट विकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, ठीक है, मतलब 1990 के आसपास में, ठीक है, उस समय जो संचार के प्रमुख साधन थे भैया उनकी बात करें तो वो कौन कौन से थे, आपके टेलीग्राफ है, आपके टेलीफोन है, आपके माइक्रोचिप है, ये उस समय के क्या थे, प्रमुख संचार के साधन थे। इन संचार के साधनों से क्या हुई, संचार की क्रांति हुई। मतलब एक देश को दूसरे देश के बारे में जानकारी मिली कि वहां पे क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जैसे वर्तमान समय में अपने बात करें, वर्तमान समय में आज इतने संचार के साधन हो गए हैं जिनके कारण हम घर बैठे किसी भी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे संचार के साधनों का विकास हुआ वैसे वैसे अपने कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वेस्ट विकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया भैया, अपने पहला पॉइंट तो दे सकते हैं प्रौद्योगिकी। दूसरा पॉइंट है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब विश्व के सभी लोगों का आपस में क्या होना, जुड़ाव होना, मेल मिलाप बढ़ना, ठीक है। और वो मेल मिलाप बढ़ने से क्या हुआ, देखो जितने भी लोग हैं भैया वो एक देश से दूसरे देश में क्या करने लगे, आवागमन करने लगे, लोगों का आवागमन बढ़ा, यहाँ के लोग दूसरे देश में जाने लगे, दूसरे देश के लोग यहाँ आने लगे। तो उनमें यहाँ की जानकारी जो है वो दूसरे, जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका के लोग कहाँ आए, भारत आए, भारत के लोग कहाँ गए, अमेरिका गए। तो जो लोग भारत के अमेरिका गए थे उन्होंने वहां के बारे में पढ़ा, जो अमेरिका के लोग भारत आए थे उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के बारे में सब कुछ देखा, ठीक है। तो ये आवागमन बढ़ा और एक देश की घटना का प्रभाव जो है इससे दूसरे देश के ऊपर पड़ा, और ये आवागमन बढ़ने से ही भैया वेस्ट विकरण की प्रक्रिया क्या हुई, प्रारंभ हुई। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो भारत का कोई व्यक्ति है वो अमेरिका जाएगा, अमेरिका में वो जाके देखेगा कि अमेरिका जो है वो हमसे कितना आगे है, हमसे कितना ज्यादा विकास कर चुका है। तो यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि हम भी उनके बराबर क्या करें, विकास करें, उनके बराबर प्रगति करें, ठीक है। तो ये लोगों का जो आवागमन है, लोगों का जो पारस्परिक जुड़ाव है, इससे भी भैया वेस्ट विकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तीसरा पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया आर्थिक प्रवाह में क्या आई, तीव्रता आई। देखो वेस्ट विकरण के लिए अगला जिम्मेदार कारक क्या हो गया, आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। आर्थिक प्रवाह में तीव्रता कैसे, जो पूंजी थी, जो पैसे थे, उनका एक देश से दूसरे देश में क्या हुआ, प्रवाह हुआ। यहाँ की पूंजी दूसरे देश में गई, दूसरे देश की पूंजी यहाँ आई, ठीक है। तो इस प्रकार का पूंजी का प्रवाह होने की वजह से भी क्या हुआ, वेस्ट विकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और चौथा पॉइंट अपने दे सकते हैं भैया साम्यवाद का पतन। साम्यवाद का पतन आपको पता है कि जो शीत युद्ध हुआ था, वो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी अपने दो ध्रुवीयता की अंत के साथ में। मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन होने के साथ में ही भैया कौन सी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, समाजवादी या साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो लोगों का ध्यान जो है वो किस ओर बढ़ा, फिर पूंजीवाद की ओर बढ़ा। मतलब एक प्रकार से पूंजीवाद का वर्चस्व जो है, पूंजीवाद का दबदबा जो है, पूंजीवाद का प्रभुत्व जो है वो कायम हुआ, और उसी की वजह से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वेस्ट विकरण। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो भैया भारत की बात करें कि भारत जो है इसने वेस्ट विकरण की प्रक्रिया कब अपनाई थी। देखो उदारवाद, वेस्ट विकरण और निजीकरण, ये तीनों ही प्रक्रिया भारत ने भैया 1991 में अपनाई थी। इनको शॉर्टकट में अपने बोले तो बोलते हैं एलपीजी, ठीक है। तो भारत ने वेस्ट विकरण की प्रक्रिया कब अपनाई थी भैया, 1991 में अपनाई थी। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि भारत ने वेश विकरण की प्रक्रिया कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बात करते हैं भैया, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा। देखो, वैश्वीकरण एक बहुआयामी, बहु का मतलब जिसके बहुत सारे आयाम हो, ठीक है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, कैसे? स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो भैया वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो हर क्षेत्र पर पड़ा है। पहला पॉइंट अपने बात करें राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक आयाम क्या है? देखो, इस वैश्वीकरण के कारण भैया जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसमें क्या आ गई? एक कमी आ गई है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। और जो राज्य था उस राज्य ने एक प्रकार से न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की धारणा जो है वो कायम कर ली। मतलब पहले क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी। राज्य का प्रमुख कार्य था लोगों की सेवा करना, लोगों की भलाई करना, लोगों का विकास करना। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या आ गई? वैश्वीकरण के कारण क्या आ गई? कमी आ गई, ठीक है। फिर राज्य जो था उसने कैसी नीति अपना ली? न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपना ली। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है भैया आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम मतलब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? वैश्वीकरण जो है भैया, इस वैश्वीकरण के कारण व्यापार में क्या आया? ज्यादा से ज्यादा खुलापन आया। व्यापार खुलकर सामने होने लगा, व्यापार पहले के मुकाबले ज्यादा होने लगा। और उस व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। व्यापार में खुलापन आ गया, खुलापन आने की वजह से क्या हुआ? व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। व्यापार पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में भैया एक प्रकार से पारस्परिक जुड़ाव बढ़ गया। एक देश की कंपनियां दूसरे देश में व्यापार करने लग गई। जैसे भारत की कोई कंपनी है वो अमेरिका में व्यापार कर रही है, अमेरिका की कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तो इससे क्या होगा? व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो पूंजी है उस पूंजी का भी एक देश से दूसरे देश में क्या हुआ? प्रवाह हुआ। अब जैसे भारत की कंपनी अमेरिका में कर रही है काम, ठीक है, तो अमेरिका की पूंजी अलग है, और कोई अमेरिका की कंपनी है वो भारत में काम कर रही है तो भारत की पूंजी अलग है। तो इस प्रकार से पूंजी का भी क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश में प्रवाह हुआ और साथ में पूंजी का निवेश भी बढ़ा। क्लियर है। तीसरा सांस्कृतिक आयाम। सांस्कृतिक आयाम क्या? सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? देखो, सांस्कृतिक आयाम में अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण अपने जो रहन सहन है, अपने जो खान पान है, अपने जो चाल चलन है, अपने जो वेशभूषा है, उसमें भी क्या आया? परिवर्तन आया। देखो, वर्तमान समय की बात करें, अपने जैसे अपने राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो अपने राजस्थान की संस्कृति में भी जो अपनी वेशभूषा है वो क्या होती है? जैसे लहंगा है, ओढ़नी है, चुन्नी है, ये महिलाओं की वेशभूषा होती है, ठीक है। पुरुषों की अपनी बात करें तो धोती है, कुर्ता है, ऊपर रुमाल या साफा, ये अपनी राजस्थानी संस्कृति की वेशभूषा है। लेकिन वर्तमान समय में अपने देख सकते हैं कि 90% लोग जो है वो जींस के दीवाने हो रहे हैं। समझ रहे हो? 90% लोग जो है वो जींस के दीवाने हो रहे हैं। खान पान में बात करें तो अपने जैसे ये चाउमीन वगैरह, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह, ठीक है, इनके दीवाने हो रहे हैं। तो ये सब किनकी वजह से हुआ है? ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे देशों में आवागमन बढ़ा, पूंजी का प्रवाह हुआ, लोगों का प्रवाह हुआ, तो उससे लोगों ने एक दूसरे देशों के बारे में जानकारी जुटानी प्रारंभ कर दी। वहां की संस्कृति को यहाँ के लोग फॉलो करने लग गए, यहाँ की संस्कृति को वहां के लोग फॉलो करने लग गए। अब बात करते हैं भैया वैश्वीकरण के प्रभाव। देखो, अपने यहाँ पर 3 तरह के प्रभाव अपने पढ़ेंगे। पहला है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव और तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। यहाँ पर अपने आज बात करेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की। देखो, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण के कारण? भैया प्रभाव यह पड़ा कि राज्य की जो शक्ति थी, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको मोटा मोटा, कि जो राज्य की शक्ति थी उस राज्य की शक्ति में क्या आई? कमी आई। अब राज्य जो है उसका प्रमुख कार्य क्या रह गया? कानून व्यवस्था को बनाए रखना हो गया। राज्य का अब वर्तमान में जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा करना। और जो राज्य था उस राज्य की जगह अब बाजार जो है वह बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का एक प्रमुख निर्धारक तत्व बन गया, ठीक है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो अपने पैर पसार चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम का मतलब हो गया एक ऐसी कंपनी जो एक साथ 2 या 2 से अधिक देशों में क्या करती है? व्यापार करती है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी।
जैसे मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है भैया, वो भारत में भी व्यापार कर रही है, चीन में भी कर रही है, जापान में भी कर रही है, तो वो एक साथ कई देशों में व्यापार कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम। तो भैया दूसरा प्रभाव अपने कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो अपने पैर पसार चुका है, उनकी भूमिका जो है उसमें बढ़ती हुई है, तथा जो सरकार है उस सरकार के फैसले लेने की जो क्षमता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, उस क्षमता में धीरे धीरे क्या आ गई है, कमी आ गई है। इसके अलावा अगला पॉइंट अपने ले सकते हैं कि भैया राज्य की शक्ति जो है उस शक्ति में भी थोड़ी बहुत क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब राज्य जो है वो प्रौद्योगिकी के आधार पर अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है, उस वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव जो है वो सभी क्षेत्रों पर एक समान नहीं पड़ा है, कुछ क्षेत्र जो है उन्हीं पर अपने प्रभाव पड़ा है। मतलब इसका कुछ जगह पर नेगेटिव प्रभाव है तो कुछ जगह पर इसका पॉजिटिव प्रभाव है, एक जैसा प्रभाव, एक समान प्रभाव नहीं है। तो ये हो गए अपने राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट दो प्रभाव जो है उनकी चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।